एक विवाह ऐसा भी भाग 18। कुणाल ने गुस्से में पूर्वी का हाथ पकड़ा और कसकर दबाते हुए बोला, तुम्हारा ये एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ रहा है आजकल। पूर्वी ने कुणाल को घूरते हुए कहा, कोई एटीट्यूड नहीं है, लेकिन अब जब हमारा तलाक हो गया है तो तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना है और मैं जा रही हूँ। अब हटो मेरे सामने से और दोबारा कभी इस तरह मेरे सामने आकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। कुणाल शॉक्ड था और बहुत ही हैरानी से पूर्वी को देख रहा था। पूर्वी ने अपना सूटकेस का हैंडल एकदम कस कर पकड़ा और उसे खींचते हुए सीधे घर से बाहर चली गई। कुणाल वहीं खड़ा उसे बस जाते हुए देखता ही रह गया। पूर्वी एक बार भी कुणाल की तरफ देखे बिना वहां से बाहर निकल गई। कुणाल ने पूर्वी को जाते देखकर अपने मन में कहा, ये लड़की जा तो रही है लेकिन ये जाएगी कहाँ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने दिमाग से ये ख्याल झटकते हुए कहा, कहीं बजाय मुझे उससे क्या, और वैसे भी मैं उस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। मुझे तो बस अपने ऑफिस के काम पर फोकस करना है। इतना बोलकर कुणाल वहीं चुपचाप बैठ गया। हालांकि वो पूर्वी का ख्याल अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसे पूर्वी के ही ख्याल आ रहे थे। वहीं पूर्वी पूरी तरह से अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में ले जाने के बारे में सोच चुकी थी। वो कैब में बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बस आज से मेरी एक नई लाइफ शुरू हो रही है और मैं खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए खुद को पहले जैसा बनाऊंगी जैसे मैं पहले थी। अब मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही मकसद है, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना और उन्हें एक अच्छी परवरिश देना। अब मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इतना बोलकर पूर्वी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसकी टैक्सी इस लोकेशन पर रुकी। वह तुरंत बाहर उतरी। उसने अपना सामान बाहर निकाला और जैसे ही वो किराए के घर में पहुंची उसने देखा कि यह एक छोटा सा कमरा है, लेकिन पूर्वी के रहने के लिए काफी था। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कि यहाँ पर काफी ज्यादा धूल मिट्टी थी। पूर्वी ने उस जगह को साफ किया और अपने सामान का सेटअप करके पानी का गिलास लेकर बैठी। उसने अपने लिए खाना ऑर्डर किया क्योंकि अभी वहां पर खाना पकाने के लिए कोई भी किचन का सामान मौजूद नहीं था। खाना ऑर्डर करके उसने अपने बैंक बैलेंस को चेक करते हुए कहा, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं और शेविंग धीरे धीरे खत्म हो रही है और मेरी दवाइयाँ भी खत्म होने वाली है। इस महीने का किराया तो हो ही गया है और अगले महीने के किराए के लिए भी मुझे कुछ सोचना होगा। पूर्वी सामने काफी ज्यादा मुश्किलें थी और वह धीरे धीरे इन सारी चीजों के बारे में सोचकर स्ट्रेस में आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपने स्केच पेन को निकाला और ज्वेलरी की नई नई डिजाइनें बनाने लगी। उसने अपना लैपटॉप खोला और उन सारी डिजाइनों को पूरा करके उन्हें एक नई कंपनी को सबमिट करते हुए कहा, प्लीज भगवान जी, मेरी ये ज्वेलरी डिजाइन अगर इस कंपनी को पसंद आ गई तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस प्लीज आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए और इन डिजाइनों को पास करवा दीजिएगा। पूर्वी अपने काम में पूरी तरह से बिजी हो गई थी। उसने एक के बाद एक डिजाइन बनाना शुरू किया और साथ साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अपने स्ट्रेस में आकर वो अपने बच्चे पर थोड़ा सा भी ध्यान हटाए, उसे दूसरी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसीलिए उसने रेगुलर अपनी दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 15-20 दिन गुजर गए और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उसने उन सारी डिजाइनों का रिजल्ट आना था। पूर्वी अपने लैपटॉप के सामने अपनी उंगलियां क्रॉस करके बैठी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, हे भगवान, कंपनी की तरफ से ईमेल तो आ गया है। बस उन्हें मेरा डिजाइन पसंद आ गया हो। बस उन्हें मेरे डिजाइन को रिजेक्ट ना किया हो। पूर्वी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। जैसे उसे ईमेल खोला, पूर्वी की मानो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसके मन में जो उम्मीद की
किरण जल रही थी, वह बुझ गई क्योंकि जो ईमेल आया था वो रिजेक्शन का था। कंपनी को उसके डिजाइन कुछ खास पसंद नहीं आए थे और जैसे ही पूर्वी ने उस रिजेक्शन वाले ईमेल को चेक किया, पूर्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, क्यों भगवान जी, आप हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? क्या मेरी लाइफ में कभी खुशियां नहीं लिखी हैं? पूर्वी को बहुत रोना आ रहा था और वो धीरे धीरे अपनी हिम्मत खो रही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और उसने खुद को समझाते हुए कहा, नहीं, मैं इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। मुझे कैसे भी करके इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा, वरना मेरा तो सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। पूर्वी ने इतना बोलकर अपने आंसुओं को पोंछा और वो खुद को अपने बच्चे के सहारे मोटिवेट करते हुए बोली, मुझे अपने बच्चे के लिए करना है और मैं ये करूंगी। पूर्वी ने दूसरी डिजाइन बनाना शुरू किया और इस बार वो और भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। पूर्वी की प्रेगनेंसी की चेकअप की डेट आई और पूर्वी अपनी प्रेगनेंसी चेकअप करने के लिए अस्पताल पहुंची। वहां पर पूर्वी स्ट्रेस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उसे कुछ और दवाइयां बढ़ा कर दे दी और दवाइयां काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। पूर्वी ने उन दवाइयों को खरीदते हुए कहा, ये तो पहले वाली दवाइयों से भी ज़्यादा महंगी है। मैं इतनी सारी दवाइयाँ नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। पूर्वी ने अपने बचे हुए कुछ पैसों से वो दवाइयाँ खरीदी और अब पूर्वी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। वह काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गई थी क्योंकि उसकी ज्वेलरी डिज़ाइन भी सेलेक्ट नहीं हो रही थी और उसके एक के बाद एक रिजेक्शन मिलते जा रहे थे। धीरे धीरे पूर्वी की सारी शेविंग खत्म हो गई और वो परेशान होते हुए बोली, ऐसा तो नहीं चल सकता, मुझे पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो करना होगा। पूर्वी ने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया। उसने खुद से बात करते हुए कहा, जब तक मेरी डिजाइन सेलेक्ट नहीं हो रही, मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर सकती हूँ जिससे कम से कम मेरा नॉर्मल खर्चा तो निकल जाएंगे। पूर्वी इतना बोलकर कई सारी जगह पर अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी उसे उनमें से कोई भी जॉब उसे नहीं मिली। पूर्वी जॉब ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, एक्सपीरियंस न होने की वजह से। और इस बीच उसने कई सारे डिज़ाइन बनाकर काफ़ी सारी कंपनियों को मेल भी किया था, लेकिन हर जगह से बस निराशा ही हाथ लगी थी। और देखते ही देखते 2 महीना बीत गए थे और इसने इन 2 महीनों का किराया भी नहीं दिया था। पूर्वी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो गई थी। पूर्वी पहले से ही पैसों के लिए परेशान बैठी हुई थी और उसी समय पूर्वी के घर की मालकिन वहां आए और उसने घर का किराया मांगा। पूर्वी ने उनसे विनती करते हुए कहा, प्लीज़ आंटी, मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं सबसे पहले आपका किराया दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पूर्वी की ये बात सुनकर घर की मालकिन गुस्से में बोली, 2 महीने हो गए हैं, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकती। मुझे कल तक अपना किराया चाहिए। अगर तुम कल तक मेरे 2 महीने का किराया अरेंज नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा सामान यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। फिर तुम्हें जहाँ जाना है चली जाना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं होगा। पूर्वी रोते हुए बोली, प्लीज आंटी, आपने मुझे इतना समय दिया है, थोड़ा समय और दे दीजिए। मैं एक दिन में पैसे कहाँ से लाऊंगी? मालकिन ने पूर्वी को डांटते हुए कहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जहाँ से भी पैसे लाने हो वहाँ से लाओ, लेकिन मुझे कल तक मेरे 2 महीने का किराया चाहिए। पूर्वी अभी रिक्वेस्ट कर ही रही थी कि मालकिन पूर्वी की बात सुने बिना वहां से चली गई। पूर्वी ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा,
हे भगवान, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? पूर्वी ने अपने पास में थोड़े बहुत पैसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं वो किराया दे पाए। उसने अपना सूटकेस खोला, उसमें सारी चीजें ढूंढने लगी। तभी उसे दादी का दिया हुआ सोने के कंगन दिखाई दिए। पूर्वी ने जैसे ही उन कंगनों को देखा, उसने उन दो कंगनों में से एक कंगन को उठाते हुए कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा भी वक्त आएगा कि मुझे दादी का दिया हुआ ये गिफ्ट गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे अगर कल तक पैसे चाहिए तो मुझे ये करना ही होगा। पूर्वी ने उसको सोने के कंगन को उठाया और वह उसे लेकर सीधे ज्वेलरी शॉप में पहुंची। जैसे ही वो शॉप के अंदर गई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, पूर्वी तू कुछ गलत नहीं कर रही। मैं जानती हूँ दादी के ये कंगन तुझे बहुत प्यार से दिए थे, लेकिन ये कंगन सिर्फ तू गिरवी रख रही है। जैसे ही मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इसे वापस छुड़ा लेना। पूर्वी अपने आप से बात करते हुए सारी बातें बोल रही थी। पूर्वी ने उस ज्वेलरी शॉप के अंदर गई और उसने वहां बैठे हुए व्यक्ति से कहा, मुझे ये कंगन गिरवी रखना है। प्लीज आप मुझे बताइए कि आप इसे लेकर मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। जैसे ही ज्वेलरी शॉप के कर्मी ने उस कंगन को देखा, वह उसे देखकर तुरंत पहचान गया। उसने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपके पास सिर्फ एक ही कंगन है? पूर्वी ने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि आप इस कंगन को गिरवी रखने पर मुझे कितना पैसा देंगे। मैं बहुत जल्दी आपसे कंगन वापस ले जाऊंगी। वो पूर्वी की बात सुनकर उसे हैरानी से देख रहा था। पूर्वी ने ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहने थे और जिस तरह से वो ये कंगन को गिरवी रखने की बात कर रही थी, उस ज्वेलरी शॉप के वर्कर को उस पर शक हुआ, क्योंकि वह कंगन बहुत ही महंगा था। डायमंड और सोने के काम का वह कंगन लाखों का था। वह तुरंत उस कंगन को लेकर शॉप के ओनर के पास पहुंचा और उसने कंगन को रखते हुए कहा, ये तो कपूर फैमिली का खानदानी कंगन है, इसे कौन यहाँ पर गिरवी रखने के लिए आया है? उसने बताया कि एक लेडी बाहर आई जो इसे गिरवी रखना चाहती है। शॉप के ओनर ने तुरंत कुणाल को कॉल करते हुए कहा, हेलो कुणाल सर, मैं ज्वेलरी शॉप से बात कर रहा हूँ। क्या आपके घर से कुछ जेवर चोरी हुए हैं? कुणाल ने जैसे ये बात सुनी, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमारे घर से तो कोई चोरी नहीं हुई। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ज्वेलरी शॉप के ओनर ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा, यहाँ पर एक लेडी आई है, वही कंगन लेकर आई है जो कुछ साल पहले आपकी दादी ने मुझसे बनवाने के लिए दिया था। तो मुझे लगा शायद मैं आपसे पूछूं। कुणाल ने उसकी ये बात सुनी और वो हैरान होते हुए बोला, कौन लेकर आया है वह कंगन? ज्वेलरी शॉप के ओनर ने तुरंत पूर्वी की फोटो खींचकर कुणाल को सेंड की। पूर्वी की तस्वीर देखते ही कुणाल ने शॉप के ओनर से कहा, ठीक है, तुम रुको, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। कुणाल की बात सुनकर ज्वेलरी शॉप का ओनर अपने वर्कर्स की और देखते हुए बोला, उस लड़की को रोक कर रखो, उसे जाने मत देना। मिस्टर कुणाल यहाँ आ रहे हैं। वो लोग तुरंत ओनर के कैबिन से बाहर निकले। जैसे ही पूर्वी उन्हें वापस आते हुए देखी, वह तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बता सकते हैं कि ये कंगन गिरवी रखकर मुझे कितने पैसे मिलेंगे? पूर्वी की यह बात सुनकर वो दोनों ज्वेलरी शॉप के कर्मचारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, मैडम, आपको 10 मिनट रुकना होगा, हम उसके बाद आपको बताते हैं। पूर्वी उसकी बात मानकर वहीं बैठ गई और 10 मिनट का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद कुणाल की कार सीधे उसी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर रुकी। जैसे ही वो अंदर आया, पूर्वी उसे देखकर हैरान रह गई। कुणाल के आते ही ज्वेलरी शॉप के ओनर बाहर आया। उसने कुणाल के पास आते हुए कहा, कुणाल सर, यही है वो लड़की पूर्वी। ये बात सुनकर पूर्वी हैरानी से ज्वेलरी शॉप के ओनर की तरफ देखने लगी।
कुणाल ज्वेलरी शॉप के ओनर के पास आकर उसके हाथ से वो कंगन लेते हुए कहा, ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे ये बात बता दी। पूर्वी, मेरे साथ आओ। जैसे ही कुणाल ने ये बात कही, शॉप का ओनर हैरान होते हुए बोला, सर क्या इन्हें आप जानते हैं? कुणाल ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छी तरह से, और आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। इतना बोलकर कुणाल ने पूर्वी का हाथ पकड़ा और उसे ज्वेलरी शॉप से बाहर ले आया। पूर्वी ने उसका हाथ अपने हाथों से झटकते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो तुम? कुणाल ने पूर्वी को घूरते हुए देख कर कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें दादी के दिए ये कंगन इस तरह बेचने की? तुम्हें पता है ना, दादी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया था, और तुम्हारे लिए उनका गिफ्ट की कोई कीमत नहीं है क्या, जो तुम उन्हें यहाँ पर बेचने के लिए आ गई हो? पूर्वी ने कुणाल को घूरते हुए देख कर कहा, मैं बेचने नहीं आई हूँ, सिर्फ गिरवी रखने के लिए आई थी, और मुझे दादी के गिफ्ट की अहमियत तुमसे ज्यादा पता, इसीलिए तुम मुझसे ये बात ना ही करो तो ज्यादा बेहतर होगा। छोड़ो मेरा हाथ और मुझे मेरा कंगन वापस करो। कुणाल ने पूर्वी का हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम इस कंगन को गिरवी रखने वाली थी, है ना? मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता था, तुम्हारे लिए इमोशन कोई मायने नहीं रखते, और मेरी दादी जो तुम्हें इतना पसंद करती हैं, कम से कम उनके बारे में ही थोड़ा सोच लिया होता तुमने अपने फिजूल के खर्चों के लिए। तुम हमारी पुश्तैनी और इतनी बेशकीमती कंगन को बेचने जा रही थी। तुम्हें नहीं पता, तुम इस कंगन को बेच दोगी तो इसमें हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी, तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। पूर्वी ने कुणाल को गुस्से से घूरते हुए देखा और उसकी बातें सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और हमें कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।